अच्छा, लास्ट टाइम हम ये पढ़ रहे थे स्टमक के अंदर बेसिकली जो गैस्ट्रिक जूस होता है या बाकी और जो एंजाइम्स वगैरह होते हैं उससे किस तरह डाइजेशन होती है, तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। फंक्शंस ऑफ गैस्ट्रिक जूस। म्यूकस प्रिवेंट्स मैकेनिकल इंजरी टू द स्टमक वॉल बाय लुब्रिकेटिंग द कंटेंट्स। अब म्यूकस जो है वो स्टमक वॉल्स जो होती हैं उसके इर्द गिर्द म्यूकस लगी हुई होती है बेसिकली, और जिसका काम क्या होता है कि स्टमक को इंजरी से बचाए, मैकेनिकल इंजरी किसी भी टाइप की। इट प्रिवेंट्स chemical injury by acting as a barrier between the stomach wall and the corrosive gastric juice। gastric juice जो है वो stomach walls को ना अफेक्ट करे, डिस्ट्रॉय ना करे, इसलिए वहाँ पे walls के ऊपर म्यूकस लगी हुई होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन पोटेंशियली डैमेजिंग कॉन्सेंट्रेशंस एंड पेप्सिन्स वुड डाइजेस्ट द गैस्ट्रिक टिश्यूज़। हमने लास्ट टाइम दो चीज़ें पढ़ी थी, एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पढ़ा था और दूसरा पेप्सिन्स पढ़ा था, जो बेसिकली स्टमक में होते हैं और जिनका काम क्या होता है इसका प्रोटीन डाइजेशन। तो ये इतने वो एग्रेसिव होते हैं कि ये गैस्ट्रिक टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इस वजह से म्यूकस वहाँ प्रेजेंट होती है इनको गैस्ट्रिक टिश्यूज़ को उस चीज़ों से बचाने के लिए। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस जो है वो सिक्रीट कैसे होता है। देयर इज़ ऑलवेज अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट इन द स्टमक इवन व्हेन इट कंटेन्स नो फूड। दिस इज़ नोन एज फास्टिंग जूस। हमने पढ़ा था कि जब फूड जो है वो स्टमक में आ जाएगा उसके बाद गैस्ट्रिक जूस आके उस पर एक्ट करता है। तो कुछ गैस्ट्रिक जूस होता है वो पहले से ही मैदे में पड़ा हुआ होता है, हालांकि आप कुछ खा नहीं रहे होते, ना स्टमक में कोई चीज़ पड़ी हुई होती है, उसको हम क्या कहते हैं, फास्टिंग जूस। Secretion reaches its maximum level about 1 hour after a meal, then declines to the fasting level after about 4 hours। जैसे ही आपने खाना खाया उसके तकरीबन घंटे तक मैक्सिमम लेवल गैस्ट्रिक जूस का हो जाता है, उसके बाद आस्ता आस्ता वो कम होता जाता है और 4 आवर्स तक दोबारा फास्टिंग लेवल पे आ जाता है। देयर आर 3 phases ऑफ सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस की जो सिक्रीशन है उसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। वो 3 हिस्से क्या क्या हैं, वन बाय वन अभी पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है सेफेलिक फेज। दिस फ्लो ऑफ जूस अकर्स बिफोर फूड रीचेज द स्टमक। अब जो खाना है वो मैदे तक नहीं पहुंचा पर स्टिल जूस प्रोड्यूस, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होने लग गया, उसको हम क्या कहते हैं, ये सेफेलिक फेज है गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन की। और ये क्यों होता है, एंड इज़ ड्यू टू रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन ऑफ द वेगस 10th क्रेनियल नर्व है। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होती है इनिशिएटेड बाय द साइट, स्मेल और टेस्ट ऑफ फूड। आपने खाने को देखा है, अभी मुंह में सिर्फ टेस्ट ही किया है या स्मेल किया है, उससे गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन बनना शुरू हो जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, सेफेलिक फेज। व्हेन द वेगस नर्व हैव बीन कट वेगोटमी, अगर आपकी वेगस नर्व किसी भी वजह से कट हो चुकी है या डैमेज हो चुकी है तो दिस फेज ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन स्टॉप्स, फिर सेफेलिक फेज ख़त्म हो जाएगा। जब जो फूड है आपका वो स्टमक तक पहुंचेगा उसके बाद ही गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन शुरू होगी। Sympathetic stimulation, for example during emotional states, also inhibits gastric activity। जब sympathetic stimulation हुई हो तो वो gastric activity को ख़त्म कर देती है या कम कर देती है, और पैरासिम्पैथेटिक जो होती है वो इसको इंक्रीज़ करती है। तो ये सेफेलिक फेज था जिसमें सिर्फ आपने साइट, स्मेल या टेस्ट ऑफ फूड से ही जो सिक्रीशन गैस्ट्रिक जूस की स्टार्ट हो जाए उसको कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है गैस्ट्रिक फेज। When stimulated by the presence of food, the enteroendocrine cells in the pylorus and duodenum secrete gastrin, a hormone which passes directly into the circulating blood। अब ये पाइलोरस अगर आपको याद हो तो स्टमक का लास्ट पार्ट था, जहाँ से आगे फिर इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती थी। इसका पहला पार्ट क्या है, ड्यूडेनम। जब आपका फूड पाइलोरस में होता है और ड्यूडेनम में होता है, मतलब उसी में पहुंच जाता है, स्टमक में ही होता है, तो पाइलोरस और ड्यूडेनम दोनों एक हार्मोन से क्रिएट करते हैं जिसका नाम क्या है, गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन रिलीज़ करेंगे और ये हार्मोन क्या करेगा, ये सीधा चला जाएगा ब्लड में। गैस्ट्रिन सर्कुलेटिंग इन द ब्लड विच सप्लाइज द स्टमक स्टिमुलेट्स द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स टू प्रोड्यूस मोर गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिन ब्लड में चला गया, उसके बाद जो ब्लड सप्लाई स्टमक तक आ रही है ये वहाँ पहुँचेगा, वहाँ पहुँच के ये स्टिमुलेट करेगा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो स्टमक के अंदर ही हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस बनाना शुरू कर दें। इन दिस वे सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज़ कंटिन्यूड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ए मील। आप खाना खा चुके हैं, क्योंकि एकदम तो खाना पाइलोरस तक नहीं पहुंचता, टाइम लगता है उसमें, तो जब तक वो वहाँ पहुंचेगा तब इसकी सिक्रीशन स्टार्ट होती है गैस्ट्रिन की। तो इन दिस वे सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज़ कंटिन्यूड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मील एंड एंड ऑफ द सेफेलिक फेज। Gastrin secretion is suppressed when the pH in the pylorus falls
टू अबाउट 1.5। जब पाइलोरस की पीएच तकरीबन 1.5 तक आ जाती है उसके बाद ये गैस्ट्रिन की सिक्रीशन ख़त्म होने लग जाती है, सप्रेस हो जाती है। तो गैस्ट्रिक फेज़ में हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? ये सिर्फ पढ़ा कि जब फूड पहुंच जाएगा मैदे में तो एंडोक्राइन सेल्स जो होते हैं पाइलोरस में और ड्यूडेनम में ये सिक्रेट करते हैं गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन आके स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिन ग्लैंड्स को और उससे गैस्ट्रिक जूस ज़्यादा बनता है। नेक्स्ट फेज़ जो हमारे पास है वो है इंटेस्टाइनल फेज़। व्हेन द पार्शली डाइजेस्टेड कंटेंट्स ऑफ द स्टमक रीच द स्मॉल इंटेस्टाइन, two hormones secretin and cholecystokinin are produced by endocrine cells in the intestinal mucosa। अब जब फूड जो है वो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच चुका होगा तो दो और हार्मोन रिलीज होंगे। उनका क्या नाम है? सिक्रेटिन एक का नाम है, दूसरे का क्या नाम है? कोलिसिस्टोकाइनिन। ये कहाँ से रिलीज होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन से। इनका काम क्या है? दे स्लो डाउन द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड रिड्यूस गैस्ट्रिक मोटिलिटी। पहला काम तो ये है कि गैस्ट्रिक जूस की जो सिक्रीशन है उसे आप ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि अब जो आपका खाना है वो इंटेस्टाइन तक पहुंच चुका है। अब आगे इंटेस्टाइन का काम है, मैदे का काम वहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इसलिए गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को कम कर देते हैं और इसी तरह गैस्ट्रिक मोटिलिटी को भी ये कम कर देंगे। By slowing the empty rate of the stomach, the chyme in the duodenum becomes more thoroughly mixed with bile and pancreatic juice। जब इंटेस्टाइन में आ जाता है हमारे पास काइम तो किससे मिक्स हो जाता है? बाइल से मिक्स हो जाता है और पेंक्रियाटिक जूस से। ये बाइल और पेंक्रियाटिक जूस क्या है ये भी आगे आएगा। तो ये हमारे पास फेज़ कौन सा था? इंटेस्टाइनल फेज़। दिस फेज ऑफ गैस्ट्रिन सिक्रेशन इज मोस्ट मार्क्ड फॉलोइंग अ मील विद ए हाई फैट कंटेंट। ज़्यादा इसकी सिक्रेशन इस फेज़ में कब होती है गैस्ट्रिक की? जब आपके पास हाई फैट कंटेंट हो। द रेट एट विच द स्टमक एम्प्टीज डिपेंड लार्जली ऑन द टाइप ऑफ फूड ईटर। मैदा कितने देर में खाली होगा वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का खाना खा रहे हैं। मैंने आपको बताया था 3 मेन टाइप्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स या लिपिड्स। अ कार्बोहाइड्रेट मील लीव्स द स्टमक इन 2 to 3 आवर्स। 2 से 3 घंटे में कार्बोहाइड्रेट ख़त्म होता है, स्टमक से निकलता है। और जो अब प्रोटीन मील जो है वो ज़्यादा देर तक रहता है और फैटी मील जो है वो सबसे ज़्यादा रहता है स्टमक में। ये आपके एमसीक्यूज़ में इस तरह का सवाल आ सकता है कि स्टमक में सबसे ज़्यादा कौन सा खाना रहता है, तो वो फैटी मील है। अच्छा, ये हमने 3 फेजेस पढ़े ना गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन के। गैस्ट्रिक सबसे पहले हमारे पास फैलिक फेज़ था जो खाने को देख के शुरू होता है, फिर गैस्ट्रिक फेज़ था जब वो स्टमक में पहुंच चुका है तब सिक्रेट, इसमें क्या सिक्रेट होता है? गैस्ट्रिन सिक्रेट होता है। और उसके बाद फिर इंटेस्टाइनल फेज़ था जब वो इंटेस्टाइन में आ जाए, इसमें 2 हार्मोन सिक्रेट होते हैं, सिक्रेटिन एंड कोलिसिस्टोकाइनिन। तो ये तो गैस्ट्रिक जूस की फेजेस थी ना गैस्ट्रिक सिक्रीशन की। अब इसी की समरी जो है वो यहाँ पे पड़ी हुई है इस डायग्राम में। ये हमारे पास फूड आया लोअर स्टमक में, जब पहुँच गया तो इसने स्टिमुलेट किया गैस्ट्रिन रिलीज़ को, गैस्ट्रिन रिलीज़ हुआ। गैस्ट्रिन ने क्या काम किया? स्टमक की मोटिलिटी बढ़ा दी और एसिड प्रोडक्शन बढ़ा दिया, मतलब गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। यही फूड जब यहाँ से ख़त्म होके इंटेस्टाइन के अंदर आ गया ड्यूडेनम में, तो अब फूड क्या था? एसिडिक था, क्योंकि स्टमक में पीएच होती है 2 तक, तो एसिडिक था। जो एसिड फूड था उसने स्टिमुलेट किया ड्यूडेनम को, स्मॉल इंटेस्टाइन को, कि वो सिक्रेटिन रिलीज़ करें। सिक्रेटिन ने क्या किया? पहला काम यह कि स्टमक अपना काम रोक दे। दूसरा काम किया, पेंक्रियाज को कहा कि बाइकार्बोनेट सिक्रीशन करवाओ पेंक्रियाज से। और तीसरा इसने ये इधर गलत लिखा हुआ है, ये बाइल की सिक्रीशन को बढ़ाता है, कंप्लीट करता है। बाइल सिक्रीशन बढ़ा दी कि बाइल यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाए और इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट शुरू हो जाए। इसी तरह जो अब खाने में हमारे पास फैटी फूड और अमीनो एसिड जो थे ड्यूडेनम में, उन्होंने दूसरा हार्मोन कौन सा रिलीज़ करवाया? कोलिसिस्टोकाइनिन। इसका काम किया, पहले इसने पेंक्रियाज को कहा कि यहाँ से अपना फ्लूइड भेजो स्मॉल इंटेस्टाइन में। दूसरा काम यह किया कि बाइल को कहा कि आप भी अपनी सिक्रीशंस यहाँ गॉल ब्लैडर से इधर सिक्रीशंस अपनी भेजें। तो ये एक समरी है। नेक्स्ट अगेन कंपैरिजन है, सेफेलिक फेज से साइक्लिक स्टिमुलाई है देख के जो स्टार्ट हो जाए। दूसरा गैस्ट्रिक फेज था, जब फूड स्टमक में पहुंच जाए तब ये शुरू होता है। और इंटेस्टाइनल जब ये ड्यूडेनम के अंदर फूड पहुंच जाए। वेगलिस मेडिएटेड, वेगस नर्व से मेडिएट होता है सेफेलिक फेज। ये लोकल रिफ्लेक्स एंड रिस्पॉन्स टू गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिक फेज में गैस्ट्रिन के रिस्पॉन्स में रिलीज होता है। और इंटेस्टाइनल में भी रिफ्लेक्स एंड हार्मोनल फीडबैक होता है, मेनली सिक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन। 30 to 50% ऑफ टोटल गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन आपकी सेफेलिक फेज में है, 50 to 60% जो है वो गैस्ट्रिक फेज में है। और इंटेस्टाइनल फेज बहुत ही कम होता है। और ज़्यादातर ये क्यों होता है? जब आप फैटी एसिड्स या फैट्स वाला खाना खाएं तो तब ये सिक्रेट होता है। अब फंक्शन ऑफ स्टमक क्या है?
These include temporary storage allowing time for the digestive enzymes pepsins to act. अब ये होता है कि खाना है तो मैदे में 1 घंटे तक रहता है, ये टेम्परेरी स्टोरेज होता है, उसके बाद वो आके इंटेस्टाइन चला जाएगा। जितनी देर ये रहेगा उतनी देर में एंजाइम्स वगैरह रिलीज़ होकर पहुंच जाएंगे जो इस पर एक्ट करेंगे और फूड की डाइजेशन को स्टार्ट करेंगे। केमिकल डाइजेशन स्टमक में होती है। पेप्सिन्स कन्वर्ट प्रोटीन्स टू पॉलीपेप्टाइड्स। पेप्सिन हमने डिस्कस किया था कि क्या करता है, प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल ब्रेकडाउन होती है। द 3 स्मूथ मसल लेयर्स इनेबल द स्टमक टू एक्ट एज ए चर्न। गैस्ट्रिक जूस इज एडिड एंड द कंटेंट्स आर लिक्विफाइड टू काइम। और ये हमने पढ़ा था अभी पिछले एनाटॉमी के लेक्चर में कि स्टमक में हमारे पास एक एडिशनल सर्कुलर मसल्स भी आ जाते हैं। तो इन मसल्स का क्या काम होता है, फूड को थॉरली मिक्स कर सकें, गैस्ट्रिक जूस उसको मिला सकें और उसे लिक्विफाई करें काइम को। तो ये इसकी मैकेनिकल ब्रेकडाउन भी होगी। 3 फंक्शंस जो अभी तक हमने पढ़े, एक है स्टोरेज ऑफ फूड, टेम्परेरी स्टोरेज है, दूसरा केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, तीसरा मैकेनिकल ब्रेकडाउन, खाने को मैकेनिकली तोड़ना। उसके बाद है गैस्ट्रिक मोटिलिटी एंड सिक्रीशन आर इंक्रीज्ड बाय पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन। ये हम पढ़ चुके हैं कि पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन डाइजेशन की प्रोसेस को इन्हांस करता है। इसी वजह से गैस्ट्रिक मोटिलिटी और सिक्रीशन जो है वो बढ़ जाती है जब आपकी पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई ज़्यादा होगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है लिमिटेड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होते हैं, अल्कोहल एंड सब लिमिट सॉल्युबल ड्रग्स। ये जो है स्टमक है, ये इसमें कुछ थोड़ी बहुत कम वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है, अल्कोहल की और लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स की। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स प्रोवाइडेड बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और ये जो है माइक्रोब्स वगैरह कोई खाने के साथ आ जाए तो उन्हें ख़त्म करता है। वोमिटिंग में अकर इन रिस्पॉन्स टू इंजेक्शन ऑफ गैस्ट्रिक इरिटेंट्स, माइक्रोब्स और केमिकल्स। कोई माइक्रोब्स या केमिकल्स जो बॉडी के लिए सेफ़ नहीं है वो अगर खाने के साथ आ गए तो आपको फिर वोमिटिंग हो जाती है, स्टमक से ही सारा खाना बाहर निकल जाता है, आगे बॉडी में फर्दर नहीं जाता। प्रिपरेशन ऑफ आयरन फॉर एब्जॉर्प्शन फर्दर अलोंग द ट्रैक द एसिड इन्वायरमेंट ऑफ द स्टमक। और प्रिपरेशन ऑफ आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए भी ये स्टमक काम करता है। solubilizes iron salts which is required before iron can be absorbed। आयरन को absorb करने के लिए पहले उसके salts को solubilize करेगा, मिक्स करेगा वाटर में। प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर नीडेड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इन द टर्मिनल इलियम। ये हमने लास्ट लेक्चर में फिजियोलॉजी के पढ़ा था कि इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए होता है विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए, तो वो भी प्रोड्यूस किसकी मदद से होता है, स्टमक की मदद से होता है। रेगुलेशन ऑफ द पैसेज ऑफ गैस्ट्रिक कॉन्टेंट्स इनटू द ड्यूडिनम। जो कंटेंट्स आगे जा रहे हैं ड्यूडिनम में उसको रेगुलेट करता है। व्हेन द काइम इज सफिशिएंटली एसिडिफाइड एंड लिक्विफाइड द पाइलोरस फोर्सेस स्मॉल जेट्स ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स थ्रू द पाइलोरिक स्पिंस्टर इनटू द ड्यूडिनम। जब आपका फूड एसिडिफाइड और लिक्विफाइड हो चुका होता है तो वो जो पाइलोरिक स्पिंस्टर था जो बेसिकली स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान है वो खुल जाता है और आस्ता आस्ता कंटेंट जो है वो ड्यूडिनम की तरफ जाता है। अच्छा, अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद हमारे पास आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन। द फंक्शंस आर ऑनवर्ड मूवमेंट ऑफ इट्स कंटेंट बाय पेरिस्टालसिस विच इज़ इंक्रीज्ड बाय पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। पहला काम क्या है, जो ऊपर से आ रहा है खाना स्टमक से उसको आगे लार्ज इंटेस्टाइन तक पास आउट करना। सिक्रीशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस आल्सो इंक्रीज बाय पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। इंटेस्टाइनल जूस की जो सिक्रीशन है वो कहाँ किसका फंक्शन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन है, और ये किससे इंक्रीज होता है, पैरासिम्पैथेटिक से। Completion of chemical digestion of carbohydrates, proteins and fats in the enterocytes of the villi। विलाई हमने पिछले लेक्चर में देखा था, विलाई और माइक्रो विलाई होते हैं ना, तो विलाई के अंदर कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स की भी, प्रोटीन की भी, फैट्स की भी। कार्बोहाइड्रेट्स की स्टार्ट हुई थी स्लाइवा से, प्रोटीन की स्टार्ट हुई थी स्टमक से, फैट्स की होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो बाकी जो कुछ रह जाए वो भी सारा स्मॉल इंटेस्टाइन में सारी डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। Protection against infections by microbes that have survived the antimicrobial action of the hydrochloric acid in the stomach। HCl होता है स्टमक में, उससे जो माइक्रोब्स बच जाएँ आगे आ जाए इंटेस्टाइन में तो उनको ही डिस्ट्रॉय करके उनके खिलाफ प्रोटेक्शन देती है। बाय द सोलिटरी लिम्फ फॉलिकल्स एंड एग्रीगेटेड लिम्फ फॉलिकल्स। एग्रीगेटेड मतलब जुड़े हुए होते हैं और सोलिटरी मतलब अलग अलग होते हैं। सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन कोलिसिस्टोकाइनिन एंड सिक्रेटिन। अभी हमने पढ़ा कि 2 हार्मोन रिलीज़ होते हैं जो फर्दर ये काम कराते हैं डाइजेशन में, तो वो सिक्रीशन काम किसका है, उन दोनों का, स्मॉल इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पे डाइजेशन तो होगी पर उससे अब जो एब्जॉर्ब करना है न्यूट्रिएंट्स को वो भी किसका काम है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो पहले हम देखते हैं कि केमिकल डाइजेशन ये कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन करती है।
When acid chyme passes into the small intestine, it is mixed with pancreatic juice, bile and intestinal juice and is in contact with the enterocytes of the villi. enterocytes जो है ये सेल्स, इंटेस्टाइनल सेल्स का नाम होता है. जब खाना आपका इंटेस्टाइन में जैसे ही पहुंचेगा तो बाइल हमारे पास आ जाएगा, इंटेस्टाइनल जूस आ जाएगा, पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक जूस आ जाएगा. ये सारे खाने को थॉरली मिक्स करेंगे और इन्हीं जूसेस में बेसिकली एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन कराते हैं. इन द स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स इज़ कम्प्लीटेड. कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो किस में टूट के बनते हैं, क्या किस में कन्वर्ट होते हैं, मोनोसेक्राइड्स में. प्रोटीन्स किधर होते हैं, अमीनो एसिड्स में ब्रोकन डाउन होते हैं. और फैट्स जो हैं वो फैटी एसिड्स में एंड कोलेस्ट्रॉल में. पेंक्रियाटिक जूस को देख लेते हैं क्या होता है. पेंक्रियाटिक जूस इज सिक्रेटेड बाय द एक्सोक्राइन पेंक्रियाज एंड इंटर्स द ड्यूडेनम एट द ड्यूडेनल पेपिला. ये अगर आपको याद हो, ये मैंने आपको बताया था कि पेंक्रियाज से जब वो इंटेस्टाइन में जहाँ से इंटर हो रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, ड्यूडेनल पेपिला. इट कॉन्सिस्ट ऑफ पेंक्रियाटिक जूस में हमारे पास क्या क्या है, वाटर होता है, मिनरल सॉल्ट्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं. एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन के लिए है, लाइपेज फैट्स वगैरह के डाइजेशन के लिए है, न्यूक्लियसेस हैं जो डाइजेस्ट करते हैं डीएनए एंड आरएनए. उसके अलावा इनएक्टिव एंजाइम प्रिकर्सर्स होते हैं जिसमें कौन कौन से हमारे पास हैं, ट्रिप्सिनोजन और कीमोट्रिप्सिनोजन. ये दोनों कन्वर्ट किस में होंगे, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होंगे. और ट्रिप्सिन क्या है, वो प्रोटीन की डाइजेशन करेगा. तो इस तरह पेंक्रियाटिक जूस में कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन का भी एंजाइम है, फैट्स के डाइजेशन का भी एंजाइम है और प्रोटीन की भी डाइजेशन का एंजाइम है. यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछे, नहीं तो आगे चलते हैं. पेंक्रियाटिक जूस इज अल्कलाइन, pH 8 इसकी होती है. अब स्टमक में pH हमारे पास कितनी थी, 2 तक थी. पेप्सिन जिस पे काम करता था. जब पेंक्रियाटिक जूस आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में तो उसकी कितनी pH है पेंक्रियाटिक जूस की, 8, बिकॉज इट कंटेन्स सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस विच आर अल्कलाइन इन सोल्यूशन. इतनी ज़्यादा pH इसकी क्यों है, बाइकार्बोनेट आयंस की वजह से है. When acid stomach contents enter the duodenum, they are mixed with pancreatic juice and bile and the pH is raised to between 6 and 8. स्टमक में 2-3 तक pH थी, इंटेस्टाइन में आके कितनी हो जाएगी, फूड की pH 6 to 8. This is the pH at which the pancreatic enzymes amylase and lipase act most efficiently. अब मज़ीद इसके फंक्शन इंटेस्टाइन में देखते हैं तो हमने क्या है जी, प्रोटीन की डाइजेशन कराता है. कैसे कराता है वो प्रोसीजर देख लेते हैं. ट्रिप्सिनोजन एंड कीमोट्रिप्सिनोजन आर इनएक्टिव एंजाइम प्रिकर्सर्स activated by enterokinase, an enzyme in the microvilli which converts them into the active proteolytic enzymes trypsin and chymotrypsin. ये यहाँ पे हमने पढ़ा कि इस पेंक्रियाटिक जूस में हमारे पास क्या होते हैं, 2 चीज़ें, ट्रिप्सिनोजन और कीमोट्रिप्सिनोजन. ये दोनों कन्वर्ट होते हैं ट्रिप्सिन में. और ट्रिप्सिन क्या है, प्रोटीन की डाइजेशन कराता है. दीज एंजाइम्स ये किससे कन्वर्ट होता है, किस एंजाइम के थ्रू, एंटेरोकाइनेज एंजाइम के थ्रू. दीज एंजाइम्स कन्वर्ट पॉलीपेप्टाइड्स टू ट्राइपेप्टाइड्स, डाइपेप्टाइड्स एंड अमाइनो एसिड्स. ये अमाइनो एसिड्स का आपने स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ा है बायोकेमिस्ट्री में? जी सर पढ़ा. अच्छा, Yes, sir. ठीक है. इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट दे आर प्रोड्यूस्ड एज इनएक्टिव प्रिकर्सर्स एंड आर एक्टिवेटेड अपॉन ओनली अराइवल इन द ड्यूडेनम, अदरवाइज दे वुड डाइजेस्ट द पेंक्रिया. ये जो हमने क्या है कि ये जो है ट्रिप्सिनोजन और कीमोट्रिप्सिनोजन ये पेंक्रियाज में होते हैं ना, बेसिकली बनते हैं. और फिर पेंक्रियाटिक जूस पे ये आते हैं और उसके बाद जब फूड पहुंच जाएगा तब ये कन्वर्ट होते हैं अपनी एक्टिव फॉर्म में. अगर ये इस फॉर्म में ना होते, डायरेक्ट पेंक्रियाज में ट्रिप्सिन की फॉर्म में होते जिसकी एक्टिव फॉर्म है, तो पेंक्रियाज के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देते. इसलिए नेचुरली इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं. जब फूड पहुंच जाएगा, जब इंटेस्टाइन में आएंगे, तब ये अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे. ये हमने प्रोटीन की डाइजेशन देख ली. अब कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कैसे होती है. पेंक्रियाटिक एमाइलेज कन्वर्ट्स ऑल डाइजेस्टिबल पॉलीसेकेराइड्स नॉट एक्टेड अपॉन बाय सलाइवरी एमाइलेज टू डाइसेकेराइड्स. पहले हमने कहा था कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन जो है वो सलाइवा में शुरू हो जाती है. एमाइलेज एक एंजाइम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सलाइवरी एमाइलेज. सलाइवा का एमाइलेज जो है, वहाँ से जो डाइजेशन पूरी नहीं होती वो फर्दर जब स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुँचेगी तो अब पेंक्रियाटिक एमाइलेज होगा, जो पेंक्रियाज से रिलीज हुआ, वो जो रह गए होंगे उनको फर्दर डाइजेस्ट करेगा. डाइजेशन ऑफ फैट, लाइपेज कन्वर्ट्स फैट्स टू फैटी एसिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल. लाइपेज एंजाइम है, अगेन ये पेंक्रियाटिक जूस में होता है. इसका काम क्या है, ये फैट्स को फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल में
तोड़ देता है। टू एड द एक्शन ऑफ लाइपेज बाइल साल्ट्स इमल्सिफाई फैट्स। अब इसके फंक्शन को, लाइपेज के फंक्शन को और बेहतर बनाने के लिए बाइल सॉल्ट्स होते हैं जो गॉल ब्लैडर के अंदर से निकलते हैं बेसिकली, ये मल्सीफाई करते हैं फैट्स को, रिड्यूस द साइज ऑफ द ग्लोब्यूल्स इंक्रीजिंग देयर सरफेस एरिया। फैट्स को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं और उस पर फिर लाइपेज आराम से एक्ट करके उसे कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल में। अब ये तो हमने पेंक्रियाटिक जूस के फंक्शंस पढ़े, जैसे कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन है, फैट की है, प्रोटीन की है, और इसके अंदर क्या क्या होता है। अब हम देखते हैं इसकी सिक्रीशन को कंट्रोल कौन करता है। द सिक्रीशन ऑफ पेंक्रियाटिक जूस इज स्टिमुलेटेड बाय सिक्रेटिन एंड कोलिसिस्टोकाइनिन प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन सेल्स इन द वॉल्स ऑफ द ड्यूडेनम। द प्रेजेंस इन द ड्यूडेनम ऑफ एसिड काइम फ्रॉम द स्टमक स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन्स। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे ही फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचेगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या रिलीज़ कराएगी, सिक्रेटिन एंड कोलिसिस्टोकाइनिन। ये दोनों एक्ट करेंगे पेंक्रियाज पे और ये पेंक्रियाटिक जूस को एक्सक्रीट आउट करवाएंगे जो आएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में, और अपने ये रोल्स जो हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन, इनकी डाइजेशन वगैरह करवाएगी। यहाँ तक कोई पेंक्रियाज से रिलेटेड सवाल है तो पूछ लें। नो सर। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं बाइल। दूसरा कंपोनेंट हमारे पास क्या है, बाइल। Bile secreted by the liver is unable to enter the duodenum when the hepatopancreatic sphincter is closed. Therefore, it passes from the hepatic duct along the cystic duct to the gallbladder where it is stored. ये मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि पेंक्रियाज से जो सिक्रीशन आती है और जो गॉल ब्लैडर से सिक्रीशन आती है, दोनों मिल जाती हैं और ये यहाँ आके स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होंगे ड्यूडेनम में, जिसे हम क्या कहते हैं, ड्यूडेनल पेपिला। अब होता ये है कि जो बाइल है ये बनता कहाँ से है, लीवर से बनता है, पर ये जो यहाँ से ये ड्यूडेनल पेपिला है ये तो तब भी ओपन होगा जब फूड यहाँ पहुँचेगा। हर वक्त इंसान खा तो नहीं रहा होता, कभी खाली पेट भी ज़्यादातर होता है, तो उसमें फिर अब क्या है कि जो इससे बाइल बनेगा लीवर से, वो अगर इधर आए तो आगे तो वो बंद होता है स्फिंक्टर, तो वो आगे तो जा ही नहीं सकता। तो वो जो यहाँ से बाइल बनेगा लीवर से, वो जाके कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में जाके रुक जाएगा। जब यहाँ से फूड यहाँ पहुँचेगा, ये खुलेगा स्फिंक्टर, तो तब यहाँ से गॉल ब्लैडर से ये निकल के बाइल आ जाएगा इंटेस्टाइन में। ये बात क्लियर हुई कि ये कैसे बना और कहाँ स्टोर हुआ और क्यों हुआ। ये वाली चीज़ आप लोगों को समझ आ गई है कि ये जो मैं यहाँ से समझा रहा था कि ये लीवर से बना, ये गॉल ब्लैडर में क्यों स्टोर हुआ और फिर रिलीज़ कब हुआ। जी सर, आ गई है समझ। अच्छा, उसके बाद अब हम फंक्शंस देख रहे हैं बाइल के। बाइल पहले पढ़ लेते हैं। ये हमने यहाँ तक ये बात तो होगी कि कैसे सिक्रेट हुआ और क्या क्या। बाइल हैज़ ए pH ऑफ अराउंड 8। बाइल की pH कितनी है, 8 है। एंड बिटवीन 500 टू एंड 1000 मिलीलीटर आर सिक्रेटेड डेली। डेली ये कितना सिक्रेट हो रहा है, 500 से 1000 मिलीलीटर के दरमियान। बाइल में क्या क्या होता है, वाटर होता है, मिनरल साल्ट्स होते हैं, म्यूकस होता है, बाइल सॉल्ट्स होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं, इसे बिलीरुबिन कहते हैं, और कोलेस्ट्रॉल होते हैं। अभी वन बाय वन इन सब चीज़ों को देखेंगे। बाइल सॉल्ट्स का क्या काम है, फैट्स की मल्सिफिकेशन कराते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लाइपेज उस पर एक्ट करेगा और वो फैट्स की ब्रेक डाउन करेगा। सेकंड, फैटी एसिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। फैटी एसिड्स जो हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, जिसकी वजह से उनकी एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से बहुत मुश्किल हो जाती है। तो बाइल सॉल्ट्स यहाँ क्या करते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल को और फैटी एसिड्स को वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करते हैं ताकि उनकी एब्जॉर्प्शन वगैरह हो सके। नेक्स्ट हमने क्या है, बाइल पिगमेंट होता है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन अगर आपको याद होता है, हमने ब्लड वाले लेक्चर में पढ़ा था कि ये एरिथ्रोसाइट्स की ब्रेकडाउन से बनता है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन, रेड ब्लड सेल्स टूटेंगे, उससे हमारे पास बिलीरुबिन बनेगा। बिलीरुबिन अब लो वाटर सॉल्युबिलिटीज़ की बहुत कम होती है, वाटर सॉल्युबिलिटीज़ की कम है तो ये यूरिन में डायरेक्ट नहीं जाते, बाइल में आ जाता है। आरबीसीज की ब्रेकडाउन हुई, बिलीरुबिन बना, ये कहाँ आ गया, बाइल में। बाइल के थ्रू ये किधर पहुँचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। वहाँ पे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूरोबिलिनोजन में। जो वाटर सॉल्युबल है वो रीएब्जॉर्ब हो जाएगा और जो नहीं होगा वो एक्सक्रीट हो जाएगा फर्दर, वो एब्जॉर्ब होकर यूरिन में सिक्रेट हो जाएगा, और जो नहीं होगा एब्जॉर्ब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टरकोबिलिन में, और वो कहाँ एक्सक्रीट होगा, फीसिस में। दोबारा इसको देखते हैं। बिलीरुबिन जो है ये एक बाइल पिगमेंट है। ये कैसे बना, रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन से बन गया।
वाटर सॉल्युबिलिटी इसकी कम थी, ये सीधा पहुंच गया बाइल में। बाइल से कहाँ पहुंचा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहाँ ये कन्वर्ट हुआ दो चीज़ों में, पहली है यूरोबिलिनोजन और दूसरा है स्टरकोबिलिन। जो यूरोबिलिनोजन है ये आगे यूरिन से निकल गई और जो दूसरा है स्टरकोबिलिन ये फीसिस में निकली। स्टरकोबिलिन ही है जो फीसिस को कलर्स देता है और डिओडराइज करता है, उससे बदबू वगैरह को कम करता है। ये बात समझ आई है बाइल पिगमेंट का, या रिपीट कर दूँ इसे? सर आ गई है। ठीक। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि ये गॉल ब्लैडर से रिलीज बाइल कब होता है। तो दो हार्मोन्स सिक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन ये रिलीज़ हुए, ये कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं गॉल ब्लैडर की, उससे बाइल रिलीज़ होता है। साथ ही ये जो हेपेटोपेंक्रेटिक स्फिंक्टर है उसे खोल देते हैं ताकि जो बाइल है वो सीधा ड्यूडेनम में इंटर हो जाए। सिक्रेशन इज मार्कली इंक्रीज्ड व्हेन द काइम एंटरिंग द ड्यूडेनम कंटेन्स अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ फैट। ये सिक्रेशन ज़्यादा गॉल ब्लैडर से कब निकलती है? जब फैट हो। क्यों? क्योंकि गॉल ब्लैडर का मेन काम ये है कि फ़ैट की एमल्सिफिकेशन करवाता है। उसके बाद हम देखते हैं इंटेस्टाइनल सिक्रेशंस। द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंटेस्टाइनल सिक्रेशंस आर वाटर, म्यूकस एंड मिनरल सॉल्ट्स। इंटेस्टाइनल सिक्रेशन है जिसको हम इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं, उसमें हमें ज़्यादातर क्या मिलता है? वाटर, म्यूकस एंड मिनरल सॉल्ट्स। मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन्स आर कंटेन्ड इन द इंटेरोसाइट्स ऑफ द वॉल्स ऑफ द विलाई। ये वही सेल्स हैं इंटेस्टाइनल सेल्स, इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो रिलीज होते हैं। Digestion of carbohydrate, protein and fat is completed by direct contact between these nutrients and macrovilli and within the enterocytes. The enzymes that complete chemical digestion of food at the surface of the enterocytes are। अब इंटेस्टाइन्स में इसकी सिक्रीशन में हमारे पास कौन कौन से हार्मोन्स होंगे? पेप्टाइडेजेस होंगे जो प्रोटीन की डाइजेशन करवाएंगे, लाइपेज होंगे जो उसकी करवाएंगे फैट्स वगैरह की, और दूसरा सुक्रेज, माल्टेज एंड लेक्टेज जो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स के कराएंगे। तो इंटेस्टाइनल जूस में हमारे पास क्या क्या है? वाटर, म्यूकस, मिनरल सॉल्ट्स और ये तीन एंजाइम्स वगैरह, पेप्टाइडेजेस, लाइपेज, सुक्रेज, माल्टेज एंड लेक्टेज। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि केमिकल डाइजेशन एसोसिएटेड विद इंटेरोसाइट्स। इंटेस्टाइन के जो सेल्स होते हैं उसको बोलते हैं अल्कलाइन इंटेस्टाइनल जूस। इसकी भी पीएच कितनी है इंटेस्टाइनल जूस की? 7.8 to 8। असिस्ट इन रेजिंग द पीएच ऑफ द इंटेस्टाइनल कंटेंट टू बिटवीन 6.5 and 7.5. Enterokinase activates pancreatic peptidases such as trypsin which convert some polypeptide to amino acids and some to smaller peptides। ये वही बात है कि enterokinase कन्वर्ट कराता है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में, और वो क्या करवाएगा? प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म। The final stage of breakdown of all peptides to amino acids take place at the surface of enterocytes। इन्हीं इंटेस्टाइनल सेल्स में ही फाइनल ब्रेकडाउन होती है प्रोटीन्स की। लाइपेज completes the digestion of emulsified fats to fats and glycerol in the intestine। लाइपेज जो है वो emulsification के बाद फैट्स की डाइजेशन करवाता है फैटी एसिड्स में एंड ग्लिसरॉल में। सुक्रेज, माल्टेज एंड लेक्टेज जो तीन एंजाइम हमने पीछे देखे थे, ये डाइजेशन करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, उसे कन्वर्ट कर देते हैं डाइसेक्राइड्स में, जिसमें हमारे पास क्या है? सुक्रोज, माल्टोज एंड लेक्टोज। उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? मोनोसेक्राइड्स में। ये जो है माल्टेज जो है ये माल्टोज को मोनोसेक्राइड में ले जाएगा, जो सुक्रोज है वो सुक्रेज जो है वो सुक्रोज को मोनोसेक्राइड में कर देगा, और जो लेक्टेज है वो लेक्टोज को मोनोसेक्राइड में कर देगा। ये भी कहाँ पे होती है? सरफेस ऑफ इंटेरोसाइट्स। इसकी सिक्रीशन कैसे कंट्रोल होती है? मैकेनिकल स्टिमुलेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स बाय काइम इज बिलीव्ड टू बी मेन स्टिमुलस फॉर सिक्रीशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, ऑल्दो द हार्मोन सिक्रेटिन आल्सो मे बी इन्वॉल्व। या तो सिक्रेटिन का कुछ रोल होता है इंटेस्टाइनल सिक्रेशन में, या फिर सिंपली जो ग्लैंड्स हैं उनकी मैकेनिकल स्टिमुलेशन होती है कि फूड वहाँ पहुँचेगा, वॉल्स के साथ टच होगा तो ये ग्लैंड्स अपनी सिक्रेशन को रिलीज़ कर देंगे। अब नेक्स्ट है कि अब वो न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट तो हो गया, वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कैसे होंगे ब्लड में? अच्छा, हमने क्या पढ़ा है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से इंटेरोसाइट्स में ये 4 डिफरेंट तरीक़ों से होता है। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वाटर मूव्स बाय ऑस्मोसिस। वाटर जितना होगा या जो वाटर सॉल्युबल चीज़ें होंगी वो ऑस्मोसिस के थ्रू मूव करेंगी। स्मॉल फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हैं ये डिफ्यूजन के थ्रू पास आउट होंगे, सेल मेम्ब्रेन से पास करेंगे, एंड वाइल अदर्स आर जनरली ट्रांसपोर्टेड इनसाइड द विलाई बाय अदर मैकेनिज्म्स। 4 हमारे पास प्रोसीजर्स हैं एब्जॉर्प्शन के: डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन वाटर कंटेंट के लिए है, उसके बाद हमारे पास
सॉरी ऑस्मोसिस जो है वो वाटर कंटेंट के लिए, डिफ्यूजन जो है वो इसके लिए है फैट सॉल्युबल के लिए, और बाकी और जो है प्रोटीन वगैरह उनके लिए दूसरे मेथड्स। Monosaccharides and amino acids pass into the capillaries in the villi, fatty acid and cholesterol into the lacteals where they are transported along lymphatic vessels and enter the circulation at the thoracic duct। जो मोनोसेक्राइड्स हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो टूट के हमारे पास स्मॉलर सब यूनिट्स बने, और जो अमीनो एसिड्स हैं ये सीधा कैपिलरी जो विलाई हैं उसकी कैपिलरीज में चले जाएंगे, उससे कैपिलरीज से फिर वेन के थ्रू ब्लड में आ जाएंगे। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो हैं ये लेक्टेल्स में जाते हैं। लेक्टेल्स हमारे पास क्या हैं, जो लिम्फ की कैपिलरीज होती हैं, और ये कहाँ ट्रांसपोर्ट होते हैं, थोरेसिक डक्ट में। सम प्रोटीन्स आर एब्जॉर्ब्ड अनचेंज, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो अनचेंज्ड ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जैसे कि एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क एंड ओरल वैक्सीन सच एज पोलियोमिलाइटिस वैक्सीन। जो इसकी जैसे वैक्सीन है ये आप डालेंगे तो ये उसी तरह वैक्सीन अपनी फॉर्म में ही डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाएगी। इसी तरह जो एंटीबॉडीज़ जो ब्रेस्ट मिल्क में होती हैं वो भी डायरेक्टली उसी फॉर्म में डायरेक्टली एब्जॉर्ब होती हैं, उनकी ब्रेक डाउन नहीं होती। द एक्सटेंड ऑफ प्रोटीन एब्जॉर्प्शन इज बिलीव टू बी लिमिटेड। प्रोटीन्स जो हैं ये कम एब्जॉर्ब होते हैं। अदर न्यूट्रिएंट्स सच एज विटामिन्स, मिनरल सॉल्ट्स एंड वाटर आर आल्सो एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू ब्लड कैपिलरीज। और जो है इसके अलावा विटामिन सॉल्ट्स वगैरह वो भी ब्लड कैपिलरीज में जाएंगे सीधा। फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू लैक्टेल्स अलॉन्ग विद फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये याद रखिएगा कि जब फैट सॉल्युबल कुछ भी आ जाएगा तो वो लिम्फ कैपिलरीज में जाते हैं, वो ब्लड कैपिलरीज में नहीं जाते, ये नेचुरली है। विटामिन B12 combines with the intrinsic factor in the stomach and is actively absorbed in the terminal ileum। जो विटामिन B12 है वो कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, टर्मिनल इलियम से। The surface area through which absorption takes place in the small intestine is greatly increased by circular force of mucus membrane and by the very large number of villi and microvilli present। ये लास्ट लेक्चर पे हमने बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत फोल्ड्स होते हैं, फिर विलाई होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिर उसके ऊपर माइक्रोविलाई होते हैं। तो सारे जो है बेसिकली सरफेस एरिया को बढ़ा रहे होते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड एंटर द एलिमेंट्री कनाल ईच डे। आता है बहुत ज़्यादा फ्लूइड आता है एलिमेंट्री कनाल में, और इसमें से only about 1500 milliliter is not absorbed by the small intestine and passes into the large intestine। जितना भी फ्लूइड आ रहा है स्टमक के ज़रिए तो वो सारा लार्ज इंटेस्टाइन में कितना जाता है, सिर्फ 1500 मिलीलीटर, बाकी सारा जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है।